सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले के एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें आज के इस कमाल के एपिसोड में बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। बट उससे पहले प्रीवियस पार्ट को थोड़ा सा जान लेते हैं। सो होमीज, जैसा कि मैं लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे हमारे शीहा को फाइनली वो थंडर पूल मिल जाता है, जिसके चलते यहाँ पर थंडर वे से लेकर जो बाकी कैरेक्टर्स थे ना, वो एक एक करके शीहा को बड़े से बड़े ऑफर देने लगते हैं। लेकिन सबके ऑफर्स को शीहा यहाँ पे ठुकरा देता है। यहाँ तक कि उसे तो काफी सारे पावरफुल ट्रेजर्स के ऑफर्स भी दिए जाते हैं और बस कुछ महीनों के लिए उससे उस पूल का एक्सेस मांगा जाता है। लेकिन शीहा फिर भी इन सभी के ऑफर्स को नकारते हुए इन्हें अपना ऑफर देता है और कहता है कि जो कोई भी मुझे वैंग फैमिली के उन 5 मेंबर्स को ला के देगा जो कि इसे इंपीरियल पास के मेंबर्स हैं, तो मैं वैंग फैमिली के मेंबर्स के बदले में आपको ये थंडर पूल दे दूंगा। जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और तभी यहाँ पे वैंग फैमिली के वो एंसेस्टर और बाकी कैरेक्टर्स शीहाओ के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर बीच में ग्रैंड एल्डर आकर इनकी बोलती बंद कर देते हैं आगे। सो होमी, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, तुम में से जो लोग भी यहाँ पे शिकायत करेंगे कि यार हमने तो टारगेट पूरा कर दिया फिर भी वीडियो लेट क्यों आई, तो मैं पहले ही बता दूं कि यार ईद चल रही थी और क्योंकि ईद 2 से 3 दिन तक सेलिब्रेट की जाती है तो यहाँ वर्क करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। आई होप कि तुम लोग समझोगे, बट आई प्रॉमिस कि नेक्स्ट टाइम से एपिसोड्स तो मैं ऑन टाइम पे ही देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि यहाँ पर जब वैंग फैमिली के लोग शीहाओ समेत बाकी सभी लोगों को सुना रहे थे, तभी यहाँ बीच में ग्रैंड एल्डर आकर कहने लगते हैं कि आखिर तुम लोग की हिम्मत कैसी हुई यहाँ मेरी नजरों के सामने मेरे स्टूडेंट्स को तुम ऐसे बात करो। हाँ, यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर का गुस्सा जो था ना, वो यहाँ पर एक जाइंट से पाम का शेप ले लेता है और ये पाम अटैक सीधा इन तीनों को एक ही स्ट्राइक के साथ मसलने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो देखते साथ ही वो लोग इमीडिएटली अपनी पावर्स का यूज करके इसे होल्ड करने वाले थे। लेकिन यहाँ पे ग्रैंड एल्डर की ताकत कहाँ और कहाँ ये चट्टे मुट्टे से वैंग फैमिली के जो कल्टीवेटर्स हैं, यहाँ हम देखते हैं कि 1 सेकंड नहीं होता और ग्रैंड एल्डर का ये पाम अटैक लिटरली इनकी सारी कल्टीवेशन को जैसे ड्रेन कर लेता है और यहाँ इनकी छाती से जैसे वो पाम अटैक टकराता है ये लोग काफी दूर जा गिरते हैं और खून की उल्टियां करने लगते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि इनकी बोलती बंद हो चुकी थी और तभी ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि मैं तुम लोग को जेल में कैद करने की सजा सुनाता हूँ और फ्यूचर में तुम्हें उसी बैटल फील्ड में भेजा जाएगा जहाँ पर कि हमारे लोग इस वक्त मर रहे हैं। तुम्हारा खून बहुत जोश मार रहा है ना, चलो देखता हूँ कि बैटल एरिना में तुम लोग क्या करते हो। जब सामने दुश्मन खड़े होंगे तब देखता हूँ कि आखिर तुम्हारा ये खून कितना उबाल मारता है और ये सिर्फ आज की नहीं बल्कि तुम्हारे बरसों किए गए गुनाह की सजा है। अब यहाँ पे ग्रैंड एल्डर भड़कते हुए जैसे ही ये बात कह रहे थे अभी यहाँ पर एक लाउड वॉइस सभी को सुनाई देती है और यहाँ हम देखते हैं कि वैंग क्लैन का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इंपीरियल पैस के पास, उसके तरफ से ये आवाज आ रही थी और वो यहाँ पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि मैंग त्यांजिल, तुम्हारा दिमाग ठीक है? लगता है कि तुम अपनी हद पार कर रहे हो। अब बस बहुत हो गया, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, आज तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। यहाँ पे इतनी बात कहते साथ ही वो अपने ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ जो गेट हमारे सामने अपीयर हुआ था उससे काफी टेरिफाइंग एनर्जी अनलीश होने लगती है, जिसके चलते आसपास का स्पेस भी जैसे शैटर करने लगता है। लेकिन ग्रैंड एल्डर को इस चीज से जरा बराबर भी फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनका गुस्सा और बढ़ जाता है और वो इमीडिएटली अपने हाथ का इशारा करते हैं, जिसके चलते स्पेस के अंदर से एक जाइंट सा पाम बनते हुए हम देख पाते हैं। और बेसिकली ये जो पाम अटैक था ना, ये सीधा बढ़ रहा था उसे इंपीरियल पास वाले गेट की तरफ जहाँ से ये ऑरा आ रही थी और पलक झपकते ही हम देखते हैं कि वो पाम सीधा उस गेट के टॉप पर जा टकराता है, जिसके बाद तुम समझ ही सकते हो कि क्या हुआ होगा। यहाँ ऑन द स्पॉट ही वो पूरा का पूरा गेल पर में ही जमीन पे धराशायी होते साथ ही नथिंगनेस में बदल जाता है, जैसे कि यहाँ पे कुछ था ही नहीं। लिटरली उनका जो पाम अटैक था वो यहीं पे नहीं रुकता, अब यहाँ पर वो वैंग फैमिली के इंपीरियल पास वाले मेंशन की तरफ बढ़ने लगता है और ये पाम अटैक जैसे जैसे क्लोज जाता है उतना ज्यादा इंटेंस होता जाता है। इस दौरान आनन फानन में ये लोग अपने मेंशन को बचाने के लिए इसके ऊपर एक जाइंट सा बैरियर बना देते हैं जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन यहाँ पे इनका बैरियर कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जो ग्रैंड एल्डर का पाम स्ट्राइक था ना, वो लिटरली उनके उस बैरियर को भी डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा मेंशन की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। अब यहाँ पर सबकी जान हलक में आने लगती है, वो लोग डर के मारे कांपने लगते हैं कि यार आखिर ये क्या हो गया, ये कौन सा अटैक हमारी तरफ बढ़ रहा है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था और सबके सब बस अपनी जान के पीछे पड़े हुए थे। यहाँ ये लोग दम दबा के भागने लगते हैं और कोई भी अब यहाँ पे बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए नहीं जाता। इस दौरान यहाँ पे वो जो जाइंट सा फायर पाम अटैक था ना, वो तेजी से इनके काफी करीब आ चुका था और बस किसी भी वक्त इस पूरे के पूरे इलाके को वो धराशायी करने वाला था। बट सडनली हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके चारों ओर से कुछ लाइटनिंग पिलर्स नजर आते हैं जो कि एक जाइंट सा फॉर्मेशन
फॉर्मेशन के छोटे छोटे पिलर्स थे जो कि एक एक करके यहाँ पे एक्टिवेट होने लगते हैं, जिसका मतलब ये है कि वैंग फैमिली ने भी यहाँ पर अपने बैकअप को स्टार्ट कर दिया है और धीरे धीरे करके ये जो पिलर्स थे ना, ये एक जाइंट से फॉर्मेशन का रूप लेने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर आसमान में हलचल होती है और हम एक 7 कलर जाइंट से पोर्टल को देख पाते हैं, जिसके अंदर से काफी अमाउंट में थंडरस लाइट आने लगती है। और ये जो 9 कलर लाइट्स थी ना, ये सीधा चार्ज कर दिया हमारे ग्रैंड एल्डर की तरफ, जिन्हें की इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब ये जो लाइटिंग थी ना, ये बिल्कुल रुक जाती है, वहीं पे पॉज हो जाती है और काफी टेरिफाइंग ऑरा यहाँ पे रिलीज होने लगती है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर कोई पावरफुल बीइंग आ चुका है। हमें बताया जाता है कि ये एंसेस्टर अल्टर का एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट है, जो कि यहाँ पर ग्रैंड एल्डर से आते साथ ही रिक्वेस्ट करने लगता है और कहने लगता है कि दाओइस्ट ब्रदर प्लीज प्लीज अपने गुस्से को थोड़ा काम कीजिए, ये सही वक्त नहीं है। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस इंडिविजुअल एक्सपर्ट ने यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे को भी सेट कर दिया। अब तभी यहाँ पर वो जो बंदा था ना, उस पोर्टल के उस पार, वो यहाँ पे ग्रैंड एल्डर से कहने लगता है कि दाओइस्ट ब्रदर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ चुप चैट करने के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल सकते हैं। मैं वादा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रैंड एल्डर जो कि फुल किलिंग इंटेंट के साथ और गुस्से के साथ उसी ओर देखे जा रहे थे, क्योंकि जब जब ये वैंग फैमिली के किसी हेडक्वार्टर का या फिर किसी पर्टिकुलर इलाके का सुपरा साफ करने वाले थे ना, तब कोई ना कोई एक्सपर्ट आकर यहाँ पे ग्रैंड एल्डर या फिर हुआंग यानी कि अपने शिहाओ को रोक देता है, और जो कि ग्रैंड एल्डर इस बार होते हुए नहीं देख सकते थे। इसी के चलते ग्रैंड एल्डर रिफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस से सामने से आवाज आती है और वो कहने लगता है, दाओइस्ट ब्रदर, उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे ना नहीं कहोगे। अब यहाँ पर ये सुनकर ना ग्रैंड एल्डर कहने लगते हैं कि ठीक है, इस बार के लिए मैं इस मैटर को जाने दे रहा हूँ और बस तुम्हारे कहने पर ही मैं अपने गुस्से को शांत कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो सीधा उसी टेलीपोर्टेशन एरिया की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर से उस पावरफुल एक्सपर्ट की जो ऑरा है हमें फील हो रही थी। अब यहाँ ग्रैंड एल्डर जब यहाँ पे जा रहे थे तो पीछे से उन्हें हुआंग समेत बाकियों की चिंता हो रही थी, तो वो उनकी तरफ पलट के देखने लगते हैं और स्पेशली हुआंग और उसके ट्रेचर्स की तो उसे सबसे ज्यादा फिक्र हो रही थी। तो वो यहाँ पर एक सील को सीधा हुआंग के उस ट्रेचर यानी कि उसे लाइटनिंग पूल की तरफ फेंक देता है और कहता है, तुम्हारे हाथों में ये जो थंडर पूल है अब ये पूरी तरीके से सील है, कोई भी इसे अब चुरा नहीं सकता और ना ही इसके अंदर की जो लाइटनिंग है यानी कि जो थंडर है वो यहाँ से एस्केप कर सकती है। यहाँ पे ग्रैंड एल्डर जाने से पहले शिहाओ से कहने लगते हैं कि अपना और इस ट्रेजर का खास ख्याल रखना। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगते हैं। वही दूसरी तरफ शिहाओ जब वो इस ट्रेजर को देखता है यानी कि इस थंडर पूल को, तो यहाँ पर उसे कुछ फील होता है कि जैसे इसके अंदर कोई चीज है जो कि मूव कर रही है और जो कि कॉन्स्टेंटली शिहाओ को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे कि वो चाहती है कि शिहाओ इसके अंदर एंटर करे और फिर वो शिहाओ का पता लगा ले। अब यहाँ पे शिहाओ लगातार उसे देखे जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर वेई है वो आगे आती है और कहने लगती है कि लड़के, ये जो तुम पूल देख रहे हो ना, इसे असल में एंशिएंट रॉक के द्वारा फॉर्ज किया गया है, यानी कि जो एंशिएंट टाइम के बड़े बड़े पत्थर हैं उन्हीं को यहाँ सांचों में ढाला गया है और तब जाकर ये जो पूल तुम देख रहे हो ये आज हमारे सामने आया। और मुझे लगता है कि इसके अंदर जो चीज तुम्हें मूव होती फील हो रही होगी वो और कुछ नहीं बल्कि ड्रैगन के 3 छोटे बच्चे हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, बल्कि ये तो बस मेरा एक अंदाजा है। हो सकता है कि शायद इसके अंदर कुछ और हो, लेकिन जहाँ तक कि मेरी नॉलेज है, मेरे अकॉर्डिंग इसके अंदर ड्रैगन के 3 बच्चे हैं, एक ट्रू ड्रैगन के बच्चे। लेकिन एक मिनट, तभी यहाँ पर एल्डर वे को कुछ फील होता है। वो कहने लगता है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि ये एक ड्रैगन का नेस्ट है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये नामुमकिन है। पर अगर जो मैं सोच रही हूँ अगर ये वाकई में एक ट्रू ड्रैगन का नेस्ट है तो फिर ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ जो एंड किंग है वो भी जब ट्रू ड्रैगन्स का सुनता है ना तो वो भी कंफ्यूज था। वो कहने लगता है कि क्या ट्रू ड्रैगन्स, इस पूल के अंदर सच में ट्रू ड्रैगन्स है? तो फिर तो मुझे देखना पड़ेगा। जिसके बाद वो शिहाओ से कहता है कि शिहाओ, अब तो इस किंग को हर हाल में उन ट्रू ड्रैगन्स को देखना है, उन्हें जल्द से जल्द बाहर लाओ क्योंकि मैं उन्हें देखना चाहता हूँ और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि आखिर मैं कितना पावरफुल किंग हूँ। उन्हें भी तो पता चले कि उनके सामने एक महान राजा मौजूद है। लेकिन एक मिनट, शिहाओ, इनका सूट बनाने के बारे में क्या ख्याल है? अब यहाँ पे एंड किंग बड़े गौर से उस थंडर पूल को देखे जा रहा था, लेकिन तभी शिहाओ जो कि कुछ और फील कर पाता है वो कहने लगता है कि न जाने क्यों अचानक से इस थंडर पूल के अंदर जो थंडर है वो धीरे धीरे सेटल हो रही है। ऐसा लग रहा है कि लाइटनिंग धीरे धीरे फेड हो रही है, पर क्यों? ऐसा तो बहुत रेयर केसेस में ही होता है क्योंकि ये एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे शिहाओ डिसाइड करता है कि इससे पहले कि कुछ हो मुझे जल्द से जल्द इसके जरिए से अपने बॉडी को टेम्पर करना ही होगा और मुझे इसके जरिए से जल्द ब्रेक थ्रू ही करना है। अब तभी वो सोचने लगता है और कहता है कि अगर मेरी बॉडी इसके जरिए से और ज्यादा पावर को गेन कर पाती है तो मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि मेरी ताकत उस वक्त किस हद तक पहुंच जाएगी, इतना ज्यादा कि शायद मैं सोच भी नहीं सकता, जिसका मतलब ये प्रोसेस काफी ज्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जब शिहाओ ये सारी बातें सोच ही रहा था तो आसपास के लोग अब डिसाइड करने लगते हैं कि आखिर वो शिहाओ से कैसे इस चीज को हासिल करे, जिनमें एक एल्डर भी होते हैं जो कि आगे आते हुए शिहाओ से कहने लगते हैं कि लड़के, तुमने सारी बात सुन ली है, लेकिन मैं वो कहना चाहूंगा कि तुम्हें ज्यादा होप्स नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये एक ट्रू ड्रैगन का नेस्ट है या नहीं ये अभी भी पूरी तरीके से अननोन है।
हैं और जब तक ग्रैंड एल्डर खुद यहाँ इसे जज न कर ले तब तक हम किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुँच सकते और बेहतर यही होगा कि हम उनके आने तक का इंतजार करें। और हाँ, जब तक वो आ नहीं जाते तब तक तुम्हें इसे सिक्योर करके रखना होगा और तुम्हें खुद का भी ख्याल रखना होगा, क्योंकि कब किसकी नीयत डोल जाए किसे पता। ये कहते हुए वो यहाँ से चले जाते हैं। अब तभी हम देखते हैं कि जो एल्डर वही थी वो भी यहाँ से चली जाती है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ब्लू लेक के एंशिएंट हॉल का सीन देखते हैं, जहाँ पर माहौल पूरी तरीके से सेट हो चुका था। इस दौरान सभी लोग अपनी अपनी जगह पे मौजूद थे, जहाँ वो लोग आज की रात रेस्ट करने वाले थे। लेकिन तभी हम यहाँ पर हुआंग यानी कि अपने शिहाओ को देखते हैं, जो कि अपने उसी फर्नेस को बाहर निकालता है जिसके अंदर वो आज तक की अपनी सबसे कमाल की चीज को बनाने वाला था। जहाँ हम ट्राइब्लोशन लिक्विड के साथ यहाँ पर रेयर और काफी ज्यादा प्रीशियस वाइन को भी देख पाते हैं और यहाँ पर उसने दोनों को बहुत ही कमाल तरीके से फ्यूज किया था और आपस में ब्लेंड करते हुए यहाँ पे शिहाओ अपने सारे के सारे दोस्तों के लिए एक कमाल के एनर्जी सूप को बनाने में लगा हुआ था। तभी हम देखते हैं कि जैसे ये बहुत स्मूथली आपस में ब्लेंड हो जाते हैं ना, तो यहाँ इन सभी के बाउल में ये जो सूप था ये चला जाता है और यहाँ शिहाओ सभी से कहने लगता है कि फेलो दाओइस्ट, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन इस इंपीरियल पास के पास हमारा एक और दिन बहुत ही अच्छे से गुजर गया है और बहुत ही जल्द हमें एक खूनी जंग लड़नी पड़ सकती है और उम्मीद करता हूँ कि हम सभी लोग हमेशा अपने मातृभूमि को बचाने के लिए साइड बाय साइड एक दूसरे की मदद करते हुए ऐसे ही फाइट करते रहेंगे। जैसे आज हम इस कप ऑफ सागे को शेयर कर रहे हैं, वैसे हमारा ये बॉन्ड बैटल ग्राउंड में भी हमें देखने को मिलेगा और जो भी हमारे रेलम के दुश्मन होंगे हम उन्हें स्लॉटर करके रख देंगे, किसी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। और आज ये कप ऑफ सागे हमारे इस डिटर्मिनेशन का सिंबल है। ये कहते हुए सभी लोग हवा में उस कप को ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ पे शियाओं के जो दोस्त थे वो लोग तो शियाओं पे यकीन करते थे, तो वो लोग कुछ भी नहीं सोचते, लेकिन यहाँ पर जो बाकी के दो लोग थे ना, तो वो दोनों थोड़ा हेजिटेट करते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, जो देखकर शियाओ समझ आता है और कहने लगता है कि आप लोगों को हेजिटेट करने की कोई जरूरत नहीं, चिंता मत करो, इसमें कुछ भी ऐसा वैसा नहीं मिला है और आज आप लोग बेफिक्र होकर यहाँ पर जितना मर्जी चाहो उतना खा पी सकते हो, क्योंकि आज कोई भी किसी चीज की वैल्यू नहीं करेगा। हम बस साथ मिलकर यहाँ पर अच्छे से वक्त गुजारने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर ये कहते हुए शियाओ सबसे पहले इस चीज को पीता है, जिसके चलते यहाँ पर उसकी बॉडी काफी ज्यादा रिफ्रेश फील करती है और यहाँ पर उसे देखा देख उसके जो दोस्त थे वो लोग भी इसे पीने लगते हैं और जो भी इस चीज को टेस्ट करता है ना, तो उसे काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट फील होती है। अब यहाँ सभी लोग शियाओ के इस चीज की काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और कहने लगते हैं कि तुमने काफी रिफ्रेशिंग ड्रिंक को बनाया है, वाकई में इस चीज को पी के मजा ही आ गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि की होंग और युन लोंग दोनों को भी यहाँ काफी अच्छा लग रहा था और तभी की होंग बताने लगता है कि असल में मैं भी यहाँ पर आप सभी लोगों को एक ऐसी चीज दिखाने वाला हूँ जो कि फॉरेन रिलीजन से बिलोंग करता है, एक ऐसा मिस्टीरियस टाइप का, एक स्ट्रेंज टाइप का स्टोन जिसे कि मेरे एंसेस्टर फॉरेन रिलीजन से लाए थे। और तभी वो अपने पास से उस बॉक्स को निकालता है और कहने लगता है कि असल में मेरे जो एंसेस्टर है, क्लैन के एंसेस्टर, उन्होंने काफी एंशिएंट टाइम में इसे ऑब्टेन किया था जब उन्होंने एक ताकतवर एनिमी का सामना किया था। ये तब की बात है और उसी बैटल के बाद उन्हें ये चीज हासिल हुई थी, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि आप लोग इसे थोड़ा गौर से देखें और हाँ, एक बात अच्छे से जान लो कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है। अब यहाँ तभी हम देखते हैं कि वो उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर से एक गोल्डन कलर का स्टोन बाहर आता है, जो कि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रेंज सी ऑरा को रिवील कर रहा था। इस दौरान हम उसी प्रिंसेस को भी देखते हैं और यहाँ पे शिहाओ दोनों ही उसे बड़े गौर से देखे जा रहे थे। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि आखिर ये जो स्टोन है ये मिला तो मिला कैसे। तो यहाँ पर जो की होने वो बताने लगता है कि जब फॉरेन रियलम के लोग यहाँ पर लड़ने के बाद आगे की ओर एक्सपेंड कर गए और वो लोग एंशिएंट ब्यूरियल रीजन में पहुंचे, तो उनका सामना एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ पर एक्सीडेंटली उन्हें ये स्टोन मिला और जिसे कि छूने भर से ही इनके अंदर इतनी टेरिफाइंग एनर्जी चली गई जो कि जैसे उनकी हाफ से ज्यादा एनर्जी को ड्रेन करने लगी। और तभी कंक्लूजन यही निकला कि ये जो स्टोन है इसका थोड़ा सा भी हिस्सा किसी लिविंग क्रिएचर को परमानेंटली सील करके रख सकता है, स्पेशली जो कमजोर विल के होते हैं और जो कि बहुत ही ज्यादा वीक होते हैं, उनका तो पूछो ही मत, वो तो इसके आसपास आते साथ ही इसके ऑरा से ही पूरी तरीके से मारे जाते हैं, उनकी एनर्जी ऑन द स्पॉट ड्रेन हो जाती है। अब तभी यहाँ पे युन लोंग को हम देखते हैं जो कि अपने पास से एक मैप को निकालता और कहने लगता है कि मैं भी यहाँ पर कुछ चीज लाया हूँ जो कि मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये असल में उस बैटलफील्ड का काफी स्ट्रेंज सा फॉर्जन मैप है। ये कहते हुए वो उसे आगे की ओर भेजता है। हमें बताया जाएगा कि असल में एक बीस्ट हाई ट्रेजर मैप है और कहा ऐसा चाहता है कि जो फॉरेन रियलम के कल्टीवेटर्स थे, जो आपके एक्सपर्ट्स थे, वो इसका यूज किया करते थे और अनुमान लगाया जाता है कि जो इंपीरियल पास के आसपास का जो इलाका था वो लोग यहाँ पर किसी मिस्टीरियस चीज को ढूंढ रहे थे इसके जरिए से। यहाँ तक कि जब उनका सर्च एरिया बढ़ने लगा तो जब हमारे रियलम के उस जमाने के एक्सपर्ट्स को पता चला तो उन्होंने भी काफी सारे लोगों को इनके पीछे भेज दिया ताकि वो लोग भी इन्हें फॉलो करते हुए उस चीज को ढूंढ निकाले कि जिसके चलते ये लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ तक कि जितने भी लोगों को सर्च टीम में भेजा गया ना, आज तक भी उनका कोई नामो निशान नहीं मिला और सिर्फ वही लोग
जानते हैं कि आखिर हमारे उन एक्सपर्ट्स का क्या हुआ होगा जो कि उस चीज को ढूंढने के लिए गए थे। अब यहाँ पे वहाँ के बताने लगता है कि मैंने 9 हेवन के कुछ रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स हैं वहाँ पर इन्विटेशन भी भेजा है ताकि इस चीज से रिलेटेड मैं उनसे बात कर पाऊँ, और मुझे लगता है कि शायद आज उनकी तरफ से कोई मैसेंजर हमें यहाँ पर जवाब देने के लिए आ जाए और शायद उसके जवाब से हमारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो सकती है। अब यहाँ पे इसकी बात सुनकर यहाँ पे जो दूसरा बंदा है वो बताने लगता है कि असल में हजारों सालों से उस रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स में हमारे काफी सारे एक्सपर्ट्स ने अपनी जान दी है। इसी के चलते वो जगह और वहाँ के लोग आउटसाइड वर्ल्ड में काफी ज्यादा फेमस है, और अफसोस है कि आज के दौर में भी वो लोग अपनी पुरानी गरिमा को फॉलो नहीं करते हैं, बल्कि इनकी जो पुरानी रेपुटेशन है ये लोग तो इसके खिलाफ काम करते हैं। और अब तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो हमारे इस रियलम का हिस्सा ही नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटिल प्रिंस ये सारी बातें सुन रहा था, तभी वो बंदा आगे बताने लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा रेयर है कि आज इस मैप के चलते ये लोग हमें रिस्पॉन्स देने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। इससे तो यही साबित होता है कि हो ना हो उनका इंटरेस्ट भी इस चीज में है। अब यहाँ पे हम शिहाओ को देखते हैं जो किसी मैप को देखे जा रहा था और मन में कहने लगता है कि यकीन नहीं होता कि फॉरेन रियलम के एक्सपर्ट असल में इस हमारे इंपीरियल पास के पास आए थे ताकि वो लोग उस ट्रेजर को हंट कर सके। पर समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चीज है तो है क्या कि जिसके चलते वो लोग यहाँ तक आए हैं, और जिस मैप को फॉलो करते हुए ये लोग यहाँ पे आए थे आज उसी मैप के एक फ्रेगमेंट के लिए। जो डिस्ट्रिक्टेड रीजन के लोग हैं जो कि सदियों तो खामोश रहे, आज अचानक से इन लोगों ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और यहाँ पर हमें जवाब देने के लिए आ रहे हैं। हो ना हो ये सब कुछ बस इसी मैप से लिंक्ड है, न जाने वो ट्रेजर क्या होगा कि जिसके चलते ये सारी चीजें हो रही है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं शिहाओ का भी इंटरेस्ट इस मैप और उस ट्रेजर में आ चुका था। अब तभी हम देखते हैं कि जब सभी लोग यहाँ पर बैठ के उस मैसेंजर का इंतजार कर रहे थे, अचानक से स्पेस में हलचल होती है। यहाँ सभी लोग उस आवाज को फॉलो करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि आसमान को चीरते हुए एक जाइंट सा क्लॉ सीधा यहाँ पे स्पेस को जैसे चीरते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, और इसका टारगेट था यहाँ पे ब्लू लेक के पास मौजूद ये मेंशन। अब यहाँ पे इतनी बड़ी हलचल हो और कोई यहाँ पे आए ना, ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ के सारे दोस्त और जितने भी बाकी के लोग थे वो लोग भी यहाँ पे एक एक करके आ जाते हैं और सभी के ऊपर काफी टेरिफाइंग सा प्रेशर पड़ने लगा था। और यहाँ इनके सामने जैसे ये लोग नजर उठाते हैं ना तो एक जाइंट सा ये लोग हैन देख पाते हैं। अब ये क्या है ये तो तुम्हें आगे ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए ये दिखने में किसी बहुत बड़े से टर्किश बर्ड की तरह लग रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही ये टर्किश बर्ड इनके सामने आता है ना, तभी हम देखते हैं कि ये लोग आगे आता है और यहाँ पे सीनियर कहते हुए उसे रिस्पेक्ट देता है और कहने लगता है कि माफ कीजिएगा कि मैं यहाँ पर आपको वेलकम करने के लिए मौजूद नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग शिहाओ समेत उसे रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब यहाँ पे शिहाओ को समझ नहीं आ रहा था कि यार एक इतना पावरफुल क्रिएचर, वो भी रिस्ट्रिक्टेड रीजन से, और वो भी एक मैसेंजर, मुझसे पूछो तो मेरी नजर में ये एक जाइंट से चिकन से ज्यादा और कुछ नहीं, जो कि मेरे सूप के लिए बेहतरीन मटेरियल है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फेड गाय कहने लगता है कि शिहाओ जरा देखो और मुझे बताओ, अगर तुम इसका सूप बनाओगे तो तुम इसके बाकी के पार्ट से क्या क्या बना सकते हो। यहाँ पे शिहाओ भी उसकी बात सुन के स्माइल करने लगता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में इस जाइंट से चिकन के ऊपर एक बंदा मौजूद था जो कि यहाँ पे आराम फरमा रहा था, और ये असल में वही मैसेंजर है जिसे कि द चिकन राइडिंग इमोर्टल कहा जाता है। और ये रिस्ट्रिक्टेड रीजन से मैसेंजर बन के यहाँ आया हुआ है, जो कि असल में एक ओल्ड मैन है। और जैसे वो बाकियों की आवाज सुनता है तो वो उठ के बैठ जाता है और कहने लगता है कि बच्चे बुरा मत मानना कि मैं थोड़ा लेट हो गया, और हाँ मेरे इस चिकन को ज्यादा रूड मत समझना, असल में बेचारे की वक्त के साथ साथ आंखें और कान दोनों खराब हो चुकी हैं, इसी के चलते ये बस तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अब यहाँ पे शिहाओ कहने लगता है कि यार मेरे ख्याल से फ्राइड चिकन ना बेस्ट होगा। यहाँ पे ये दोनों तो अपना ही मेन्यू डिसाइड करने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी तरफ वो जो मैसेंजर था वो यहाँ पे जमीन पर लैंड करता है जहाँ पर उसकी एक टांग नहीं थी, जो देखकर यहाँ पे यूलोंग कहने लगता है कि सीनियर कहीं यहाँ पे किसी ने अटैक तो नहीं किया, जिस पे वो कहने लगता है कि अरे नहीं ये तो बस पुराने बैटल की कुछ यादें हैं, एंशिएंट बैटल फील्ड में मेरी एक टांग को मैंने खो दिया था, बस ये वही है। और सही से बताओ तो शायद उस बात को 10 लाख साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब यहाँ पे वो जो मोंग था वो कहने लगता है कि सीनियर क्या कोई रास्ता नहीं कि आपके पैर को हील किया जाए। अब जैसे ही एक एंशिएंट मोंग लीनेज के डिसेंडेंट को वो देखता है ना तो वो कहने लगता है कि क्या एक एंशिएंट मोंग लीनेज का डिसेंडेंट, तुम्हारी फिक्र के लिए शुक्रिया, लेकिन चिंता मत करो ये कभी भी हील नहीं हो सकता, और लगता है कि ये मेरे साथ सीधा मेरे कब्र में जाएगा। तभी यहाँ पर वो सभी लोग उसका वेलकम करते हैं और वो आगे जाने लगते हैं। और हम देखते हैं कि वो जो फिनिक्स सिस्टर्स थी वो भी एक एक करके उसका वेलकम करती है और उनमें से कहने लगती है कि सीनियर आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो क्या आप हमारे कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और ये जो कंफ्यूजन है ये असल में रिस्ट्रिक्टेड रीजन के ओरिजिन के बारे में है, हमें जानना है कि आखिर इसका ओरिजिन क्या है। और साथ ही हम जानना चाहते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स गए थे उस ट्रेजर की तलाश में उस इलाके में, तो क्या उनके बारे में आपको कुछ पता है। जिस पे वो मैसेंजर कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता और ना ही जिसके बारे में मैं कुछ भी बोल या सुन सकता हूँ। लेकिन हाँ रही बात उन लोगों की, उन एक्सपर्ट्स की, तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि वो लोग तो शायद अब धूल बन के मिट्टी के साथ मिल भी गए होंगे, उनका तो वहाँ पे कुछ भी बचा नहीं होगा। अब तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उदास हो जाती है
है। अब शिहाओ भी उन्हें फॉलो करने लगते हैं और तभी यहाँ पे वो मैसेंजर उस मैप को देखकर कहने लगता है कि न जाने क्यों ये मैप काफी ज्यादा स्ट्रेंज लग रहा है, शायद इसमें वही जगह मेंशन है जैसे कि मेरे मास्टर काफी लंबे वक्त से ढूंढता हुआ आ रहा है। उनके पास तो तब के टाइम पे काफी सारे क्लूज भी थे, लेकिन आज वो सारे क्लूज ही मिट चुके हैं। लेकिन हाँ, वो जो ट्राइब्यूशन ऑरा है ना उस जगह पर वो काफी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन न जाने क्यों मुझे यहाँ पर कुछ ज्यादा ही ट्राइब्यूशन ऑरा फील हो रही है। आखिर मेरे यहाँ पर आने से पहले क्या हुआ था कि जिसके चलते मुझे उस लड़की की याद आ गई और तभी वो बताने लगता है कि सालों पहले एक लड़का हुआ करता था जिसने कि उस ट्राइब्यूशन का सामना किया, लेकिन गॉड स्टोन के जरिए से वो पूरी तरीके से स्मैश कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक इनक्रेडिबली लक उसके साथ हुआ कि यहाँ पर उसके जरिए से एक इनक्रेडिबली ट्रेजर हमारे सामने बन के तैयार हो गया। और सच में मैंने ऐसा फॉर्चुनेट बच्चा आज तक नहीं देखा। पता नहीं अचानक से मुझे उस बच्चे की याद कैसे आ गई। अब तभी शिहाओ समझ आता है कि यहाँ पर ये इसी की ट्राइब्यूशन की बात कर रहे हैं कि जिसके चलते इन्हें यहाँ पर उस बच्चे की याद आ गई। अब तभी शिहाओ बताने लगता है कि सीनियर, जिसके चलते आपको इतना ज्यादा थंडर ऑरा फील हो रहा है, असल में वो मेरे ही ट्रेजर से आ रहा है और मैंने ही वो थंडर ट्राइब्यूशन दिया था और फिलहाल मैं वाइट दाव रियलम पे हूँ। ये कहते हुए वो यहाँ पर अपने थंडर पूल को उसे दिखाता है। कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आप इसके बारे में मुझे कुछ चीजें बता सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन सीधा जाता है और शिहाओ का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है कि अरे बच्चे, ये सारी चीजें साइड में रखो। तुम्हें पता है हमारी क्लाइंट की जो यंग प्रिंसेस है ना, वो अभी भी अपने मंगेतर की तलाश में है, तो क्यों ना तुम जाके उनसे शादी कर लो। वैसे भी तुम्हारी किस्मत चमक जाएगी अगर तुम हमारे क्लाइंट में शादी करते हो तो। ये कहते हुए वो शिहाओ का हाथ पकड़ के घसीटना शुरू कर देता है और हैंड किक शिहाओ को फॉलो करने लगता है। वो ओल्ड मैन कहने लगता है अगर आसमान भी फट जाए ना तो भी हम तुम्हारा बाल तक बाका होने नहीं देंगे। तुम हमारे क्लाइंट के दामाद जो हो, हम तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करते रहेंगे। अब यहाँ पर ये सुन नहीं था कि तभी फैट गाय का यहाँ पे गला चोक कर जाता है। सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है कि आखिर ये बोल क्या रहा है। तभी यहाँ पे शिहाओ कहने लगता है कि एक बात बताओ, तुम्हारी वो जो यंग प्रिंस और तुम, आखिर तुम लोग कौन से रेस से बिलोंग करते हो? कहीं वो भी इसकी तरह एक बहुत बड़ी सी चिकन तो नहीं? जो सुनकर यहाँ पर सभी की हंसी छूट जाती है और तभी फैट गाय मौके पे चौका मारने आ जाता है और अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि वैसे ये तो ना, ये शादीशुदा है, आप मुझे चूज कर सकते हो। मैं कवारा हूँ, कुड़ियों का मारा हूँ, तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? और हाँ, आपको मेरी सेफ्टी के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस मुझे मरने मत देना, मेरे लिए वही इनफ है। ये सुन के रैबिट गर्ल कहने लगती है कि फैट गाय, तुम्हें अपने मुंह को लगाम देना चाहिए, आखिर तुम बोल क्या रहे हो? जिसपे वो कहने लगता है कि यार तुम नहीं समझोगे, मुझे कुंवारा नहीं मरना। तभी यहाँ पे वो जो मैसेंजर है वो शिहाओ से कहने लगता है कि जरा गौर से सोचो, मेरा ये ऑफर बुरा भी नहीं है, तुम्हारे लिए तो यार फायदा ही फायदा है। यहाँ तक कि तुम इस थंडर पूल को हमारे मास्टर को भी एज अ गिफ्ट के तौर पे दे सकते हो। जैसा शिहाओ कहने लगता है कि है, मैं पागल नजर आता हूँ क्या? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इससे अच्छा कि इसके अंदर जो ड्रैगन्स है मैं उन्हें उबाल कर उनका सूप बना के ना पी जाऊँ। ये कहते हुए शिहाओ अपना थंडर पूल उससे छीन लेता है, जिसपे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि खबरदार, अगर तुमने ऐसा कुछ करने का सोचा मैं तुम्हें मार मार के ना तुम्हारा भरता बना दूंगा अगर तुमने उन ड्रैगन्स को कुछ भी किया। और तभी यहाँ पर उस मैसेंजर की नजर यहाँ पर उसी स्टोन पे जाती है और वो सीधा उसके सामने जाके अपीयर होता है और कहने लगता है कि है, तुम लोगों को ये चीज कहाँ से मिली बताओ? ये तो वही स्टोन है जिसके बारे में हम सदियों से तलाश कर रहे थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।